तो तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के ऑडिटोरियम से, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट जो है पिछले 1 महीने से जो है ज़्यादा का समय हो चुका है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बॉन्ड पुलिस का जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो विधानसभा अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता, उनसे जो है मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो देखते अपनी बातचीत जो है रखते हुए नजर आ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ जो है बातचीत पहले चल चुकी है, कई दौर की मीटिंग भी जो है IAS अधिकारियों के साथ चल चुकी है, लेकिन अपना जो एक ज्ञापन जो है वो अपनी शिकायत जो है वो यहाँ पर जो है किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष जो है ज्ञानचंद गुप्ता उनके आगे रखते हुए नजर आ रहे हैं। आज करनाल पहुंचे थे और तमाम जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो पिछले 1 महीने से ऊपर का जो समय हो चुका है उसका चीज़ का विरोध करते हुए नजर आते हैं। बॉन्ड पुलिस का अलग अलग तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन भी जो है करते हुए नजर आ रहे थे। और आज देखते हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष है ज्ञानचंद गुप्ता उनके आगे जो है अपनी बातचीत रखते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। लगभग 34 दिन हो चुके हैं, तमाम जो डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं वो हर जगह जो है पूरे हरियाणा में जो है इस चीज़ का प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज जो है किस तरीके से करनाल जो है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पहुँचे थे, उनसे जो है बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, डॉक्टर साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तुलना एक डॉक्टर से किस प्रकार से की जा सकती है, लेकिन उनकी जो उपाधि है वो बहुत उच्च उपाधि है। और जो डॉक्टर हमारे भाई जो बच्चे हैं वो आज अगर किसी कारण से किसी इशू को लेकर के हड़ताल पर हैं, उसके लिए सरकार के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष प्रयास किया है और उनसे जो शर्तें थी या जो उन्होंने मांग की थी उसके ऊपर सहानुभूति पर विचार करते हुए उन चीज़ों को रिलैक्स किया है। जो 7 साल की सीमा थी उसको 5 साल किया है और भी जो उनकी मांगे थी उन पर सहानुभूतिपूर्व विचार करते हुए निर्णय लिया है। और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि देखिए, डॉक्टर्स का एक जो पेशा है या डॉक्टर का जो कार्य है उसके पीछे सेवा जुड़ा हुआ है। जब हम किसी डॉक्टर की बात करते हैं तो समझते हैं कि वो सेवा के लिए, और सेवा के लिए सभी जो हमारे नए डॉक्टर्स हैं या पुराने डॉक्टर्स हैं उनको सेवा की दृष्टि से ही कार्य करना। देखिए, हमने जो हमारे स्पीकर हैं यहाँ विधानसभा के डॉक्टर मिस्टर ज्ञानचंद, हमने उनको एक ज्ञापन सौंपा है ताकि हमारी मांगों को आगे CM के सामने रखा जा सके। हमने पहले भी CM से मुलाकातें की हैं, लेकिन कोई भी इस तरह का हमारे पक्ष में हमें अभी कोई फैसला नज़र नहीं आ रहा है। और हमने ये ताकि एक हमारे संघर्ष का है, एक निरंतर प्रयासों की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द हमारे पक्ष में फैसला आ सके। आपको आश्वासन दिया, कोई संतुष्ट है या क्या कुछ? देखिए, हमने सरकार से सिर्फ एक ही चीज़ मांगी है, वो हम कहते हैं कि हमें कंपलसरी पोस्टिंग्स दीजिए। हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि हमें किसी भी ग्रामीण या शहरी जिस भी क्षेत्र में सरकार हमें कंपलसरी पोस्टिंग्स देना चाहे हम करने के लिए तैयार हैं। सरकार खुद कह रही है कि हम इसे पैसा कमाने का धंधा नहीं बनाना चाहते, लेकिन सरकार जो खुद कर रही है वो एक धंधा ही है, वो हमारे इसे पैसा बनाने का जरिया ही बना रही है इस पॉलिसी को। तो हम बस यही है कि हमने इसी के रिगार्डिंग एक ज्ञापन हमारे स्पीकर सर को सौंपा है। तो हम चाहते हैं कि हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले, हम यही उम्मीद रखते हैं। हमें पता चला कि यहाँ पर स्पीकर सर आ रहे थे, तो हमने प्रशासन से मांग की कि हमें उनसे मिलवाया जाए। तो प्रशासन ने 5 बच्चों को उनसे मिलवाया था। हमने स्पीकर सर को ज्ञापन सौंपा जिसमें हमारी स्पष्ट मांगे थी। हमने कंपलसरी पोस्टिंग का उनको सुझाव दिया कि हरियाणा सरकार हर MBBS ग्रेजुएट को इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद 1 साल की कंपलसरी सर्विस दे, जो ग्रामीण क्षेत्र में या अर्बन क्षेत्र में जहाँ भी सरकार का मन हो वो बच्चों को पोस्टेड कर सके। तो एक मांग हमारी ये थी। दूसरी मांग हमारी थी कि वो कंपलसरी पोस्टिंग सिर्फ 1 साल की हो। हमारी तीसरी मांग थी कि अगर कोई उस कंपलसरी पोस्टिंग को मना करता है या उसको ज्वाइन नहीं करना चाहता, सिर्फ उसी से पेनल्टी ली जाए। जो सरकार का ये EMI वाला लोन रिपेमेंट वाली शर्तें हैं इसको हटाया जाए। हाँ, सर ने बोला है कि मैं एक बार CM सर के साथ इस बात को फिर से उठाऊंगा। तो आश्वासन देकर गए हैं कि इस समस्या का जल्दी हल होगा। आप देख सकते हैं कि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ऑडिटोरियम में पहुंच चुके हैं और आज
जो कार्यक्रम रखा गया है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता हैं उनकी पुण्यतिथि है, उसके अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया है। संविधान को उन्होंने लिखा, बनाया और मजबूत बनाया और उसी के चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर जो संविधान के निर्माता रहे, उनकी पुण्यतिथि पर करनाल में कार्यक्रम रखा गया है और पूरे हरियाणा से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम है और मंच पर तमाम लोग विराजमान हैं और ज्ञानचंद गुप्ता जो विधानसभा स्पीकर हैं वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ज्ञानचंद गुप्ता जो विधानसभा स्पीकर हैं वो पहुँच चुके हैं मंच पर और आज करनाल में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है और उस कार्यक्रम में बताया जा रहा है कि किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संघर्ष किया अपनी ज़िंदगी में और लोगों के लिए संविधान बनाया और उसी संविधान पर देश आज मजबूत दिशा में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे करनाल आए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है, किस तरीके से देखते हैं और क्या एक संदेश देंगे? देखिए, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता थे, उनकी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर करनाल में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने या जो उनकी पूरी संविधान निर्माताओं की टीम थी, जो संविधान हमें दिया है और जितना अच्छा हमें संविधान दिया है, शायद इतना अच्छा कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट पूरी दुनिया में नहीं। जो संविधान की मूल भावना है वो है सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म एक जैसे हैं। और संविधान में जहाँ हमारे कुछ अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य भी हमें बताए गए हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ जो हमारे कर्तव्य हैं उनका भी पालन करें। और मैं कहूँगा कि इस अच्छे संविधान के कारण ही हमारा जो लोकतंत्र है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बनकर के उभरा। हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान कह लीजिए, लेकिन संविधान में छोटी छोटी बारीकियों का भी जो उल्लेख किया गया है, उससे आज हमारा देश बहुत बड़ा देश होने के बावजूद, देश में कई धर्म जातियां होने के बावजूद आज देश जो है वो बड़े अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। आज देश जो 1947 में आज़ाद हुआ था, जो उस समय हमारे यहाँ यूँ कह लीजिए कि एक सुई तक नहीं बनती थी, आज देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो आधुनिक हथियार हैं जो हमारी सेनाओं के लिए, हमारे सैनिकों के लिए आवश्यक हैं, या देश की अर्थव्यवस्था है, या देश की
जो उद्योग है या जो हमारी आर्थिक स्थिति है जी, वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और इसका श्रेय मैं हमारे जो संविधान है, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देना चाहूँगा। सर शीतकालीन सत्र आने वाला है, किस तरीके की तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर यहाँ आया हूँ, हमने भी विधानसभा के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है उसकी स्थापना हमने लगभग 55 वर्ष की संविधान सभा बनने के बाद हमने करवाई वहाँ पर। मैं समझता हूँ कि जो सत्र, शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर से होने जा रहा है। अभी तक जो प्रपोज्ड है, जो अभी तक सरकार की तरफ से टेंटेटिव प्रोग्राम आया है, वो 3 दिवसीय 26, 27, 28 का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र होगा। लेकिन फाइनल जो है, जो हमारी हाउस की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उस बैठक के अंदर फाइनल कार्यक्रम तय किया जाता है कि 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा या कुछ कम होगा। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है। और मैं समझता हूँ कि आज तैयारी की दृष्टि से हम अभी तक लोगों के जो हमारे विधायक हैं उनके क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। लगभग 250 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, क्योंकि हाउस की समनिंग जो है आज ही हुई है। तो अभी इसके पश्चात चाहे वो कॉल अटेंशन मोशन है या जो अन्य प्रस्ताव हैं वो आने शुरू हो जाए। कई बार विपक्ष कहता है सर वक्त नहीं मिलता है, तो क्या समय बढ़ाया भी जाएगा या फिर कुछ और चीज़ें? नहीं, देखिए, विपक्ष की ये मांग आज से नहीं, जब से हमारी विधानसभा बनी है विपक्ष कहता रहा है। लेकिन यदि विधानसभा में कार्यसूची में कोई भी समय की आवश्यकता होगी तो मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो हर मुद्दा, हर विषय संविधान के इस हमारे सदन के अंदर चर्चा के लिए लाया जाएगा। अच्छे ढंग से चर्चा होगी। और मेरा तो शुरू से ये मत रहा है कि सदन जो है वो चर्चा के लिए है। हम जितनी, चाहे हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अच्छे ढंग से सदन में चर्चा करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। सर पंजाब लगातार पंजाब को लेकर विधानसभा अलग बनाने की बात हरियाणा कर रहा था, उसको लेकर क्या चल रहा है? देखिए, आज की और आगामी परिस्थिति को देखते हुए हमने ये मांग आदरणीय गृह मंत्री और जो चंडीगढ़ प्रशासन है उससे की है कि हमें, क्योंकि हमारी विधानसभा के अंदर एक अच्छी विधानसभा के लिए जो पर्याप्त सुविधाएं चाहिए वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। 1966 में जब हरियाणा विधानसभा बनी थी उस समय सदस्यों की संख्या 54 थी, 54 थी, जो आज बढ़ कर के 90 हो गई है। और आने वाला जो प्रस्तावित पुनर्सीमांकन है या डिलिमिटेशन है, उसके पश्चात संभावित जो संख्या बताई जा रही है वो 125 बताई जा रही है। आज की परिस्थिति में हमारे पास 90 से यदि 2 सदस्य भी और फालतू बैठाने पड़ जाएं तो बड़ी मुश्किल है। हम 2 सदस्य भी और बैठाने के लायक नहीं। आपने देखा होगा जहाँ विधायक बैठते हैं उसके तुरंत साथ ही जो हमारी गैलरी है, जो आगंतुक आते हैं, जो ये अपनी कार्रवाई देखने के लिए जो आते हैं,
वो एक ही साथ जैसे मिला वो न जाता है। आज ना हमारे मंत्रियों के पास सदन के दौरान, सदन की सेशन के दौरान मंत्री के लिए किसी के लिए भी बैठने के लिए स्थान नहीं है। जो हमारी विधानसभा की 15 समितियां बनी हुई हैं, उनके चेयरमैन के लिए कहीं भी कोई स्थान नहीं है। मीडिया जो 1966 में था, उस समय केवल 20 या 30 समाचार पत्र थे। आज सैकड़ों की संख्या में समाचार पत्र हो गए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया और जो अभी सोशल मीडिया है वो भी दस्तक दे रहा है। तो उस दृष्टि से मीडिया की बैठने की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, जैसा मैंने कहा कि किसी भी विधानसभा के लिए, अच्छी विधानसभा के लिए ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। तो चंडीगढ़ को लेकर एक भाजपा का बयान आया कि सर्वदलीय सीएम पंजाब को कहा है कि मीटिंग बुलाएं। इसको कैसे देखते हैं? कल मुख्यमंत्री का दौरा था पंजाब का, उसको लेकर ये सवाल आया। देखिए, हमने जो चंडीगढ़ प्रशासन से ज़मीन मांगी है, इस प्रकार की प्रक्रिया पहली बार नहीं है। चंडीगढ़ के अंदर पंजाब का सेक्रेटेरिएट भी है और हरियाणा का सेक्रेटेरिएट भी है। पंजाब के सेक्रेटेरिएट को पंजाब सरकार को जब लगा कि हमारे पास जगह की कमी है, तो उन्होंने जगह मांगी, जगह के लिए अप्लाई किया और चंडीगढ़ प्रशासन ने उनको सेक्टर 9 के अंदर मिनी सेक्रेटेरिएट बनाने की इजाज़त दी। हरियाणा का सेक्रेटेरिएट भी जब बहुत ज़्यादा फुल हो गया तो मिनी सेक्रेटेरिएट हरियाणा का भी सेक्टर 17 के अंदर बना। जब जब समय इसकी स्थान की आवश्यकता हुई है, चाहे वो पंजाब है चाहे हरियाणा है, आगे जिस प्रकार से इन ऑफिसेस को जगह दी गई है, उसी हिसाब से हमने चंडीगढ़ प्रशासन से निवेदन किया है कि वो हमें भी, क्योंकि आज जो विधानसभा का सेक्रेटेरिएट है, उस सेक्रेटेरिएट में भी बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमारे एक एक कैबिन के अंदर 4-4 ब्रांचेस, 5-5 ब्रांचेस बैठी हैं। और वैसे भी जो पंजाब है, पंजाब जब डिवीज़न हुआ था 60-40 का, जो 40% हिस्सा हमें मिला था, उसमें से वो अभी 13% हिस्सा अभी भी पंजाब के कब्जे में है। तो उम्मीद है सर बनेगी नई विधानसभा? हाँ, मुझे पूरी आशा है, क्योंकि हमारा कोई ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं एक चीज़ बात और कहूँगा, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं तो बहुत अच्छा है। ये केवल जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए संवैधानिक संस्थाओं का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से जो हमारे संविधान के कार्य के लिए जो जगह की ज़रूरत है, वो जगह हमें मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो भी पार्टीज़ जो राजनीति करना चाहती हैं, मेरी हाथ जोड़ करके बेनती है कि कृपया इस मुद्दे पर राजनीति ना करें और केवल इसको संवैधानिक संस्थाओं के मजबूतीकरण की ओर एक कदम सोचें। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही है, किस तरीके से देखते हैं? अगर हरियाणा में भी आता है, क्या आना चाहिए, प्रयास होगा? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि ये समय की ज़रूरत है और यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के अंदर बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंसान बराबर है। जब हम सर्वधर्म स्वभाव की बात करते हैं तो आपस में जो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो भी बहुत आवश्यक है। सर, MBBS के जो स्टूडेंट है लगातार आज 34 दिन हो गए प्रदर्शन कर रहे हैं और आज यात्रा पर भी निकले, साइकिल यात्रा के गांव के लिए। शायद आपसे भी मिल सकते हैं। देखिए, मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे देश की परिस्थिति है, हमारा देश 65%, 70% गाँवों में बसता है।
और गाँव के अंदर जो गांव के लोग हैं, गांव की जनता है, वो इस बात की अपेक्षा करती है कि हमें भी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिले, अच्छे डॉक्टर हमें मिलें। और मैं तो ये कहूँगा कि जो डॉक्टर सेवा के लिए निकलते हैं, सेवा भाव से निकलते हैं, उनको समाज सेवा में, देश की सेवा में और गांव के लोगों की सेवा में विशेष तौर पर उसके अंदर रुचि रखनी चाहिए। और इसका समाधान के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो विशेष खुद प्रयास किया है। जो कुछ कहीं लगता था कि उन नॉर्म्स को कोई डाइल्यूट करने की ज़रूरत है या नॉर्म्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो उन्होंने किए हैं। तो मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो जिद छोड़ करके इस प्रोफेशन को सेवा भाव से ही वो जो करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका भी भविष्य उज्जवल होगा। जब गांव में जाएंगे, गांव के लोगों की दुख और तकलीफ़ देखेंगे तो वो स्वयं उनको महसूस होगा कि देश को आज उनकी बड़ी ज़रूरत है।